जो अभी बेसिक फंक्शनल टेस्टिंग में अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं, बट वो ऑटोमेशन में मूव करना चाहते हैं, बट स्टिल दे आर फेसिंग सो मेनी कॉमन चैलेंजेस। सो इन दिस पॉडकास्ट हम उन पर्सन्स के लिए सो सी अगर आप डेफिनेटली अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम अनलेस वो दूसरा बंदा जो है वो आप पे कर्म करे एंड देन यू गेट द प्रोजेक्ट। बट जो चीज़ें आपके पास हैं आपके कंट्रोल में है वो ये है कि आप ऑटोमेशन अगर आप सर्च कर रहे हो या फिर लर्न करना शुरू कर देते हो, सो लर्निंग पार्ट इज इन योर कंट्रोल। तो लर्न करना शुरू करो, इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। मोस्टली आई ऐसी हो रही थी, मैंने तो आज तक ऐसा सोचा ही नहीं था। तो वो दो बंदों के जिसको नहीं आता है, आई वुड रिकमेंड कि आप ये सारी चीजें हमें एक बार पता चलेगा तो उससे क्या होगा, उससे भी रन टाइम पे हमारे पास डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली वी विल गेट स्टक, और वो सारी चीजें हमें पूछने चाहिए। दूसरा, कभी कभी आप अपने ही चीजों को अंडररेटेड कर देते हैं स्किल्स के मेंशन में, ये भी एक चैलेंज। तो एज पर योर एक्सपर्टीज, बिकॉज आप जब इंटरव्यूज लेते हैं तो आप भी इन चीजों को रिज्यूमे में देखते हैं कि पर्सन ने लिखा क्या है। तो कितना एग्जैक्टली। 1 to 3 years में आपके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन स्किल्स, ये मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है जिसको ये दोनों ही चीजें आती हैं और दोनों ही चीजें समझ में आती हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस बंदे को जो है वो प्रोसेस पे अपस्किल करना चाहिए रादर देन मेरे अकॉर्डिंग। देखो मैंने जैसे पहले बताया कि एक जॉब रिक्वायरमेंट तो होती है, जॉब रिक्वायरमेंट होती है। मेरे को पता है कि मेरी टीम में अगर कोई बंदा आने वाला है तो उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या हार्ड स्किल्स होनी चाहिए। Hi Amit, first of all, a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing. Hi, how are you? Thank you, Gandhar bhai, for inviting me. It's a great pleasure to talk to you. Really means a lot, Amit, and thank you so much for accepting the invitation. छोटा सा डिस्क्लेमर हर बार ऑडियंस को कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। आज का टारगेट ऑडियंस पूरा नहीं है कि जिनका 10 साल एक्सपीरियंस है, 15 साल एक्सपीरियंस है, 5 साल नहीं। आज ना उस एक ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस 1 से लेकर 3 इयर्स का है, जो अभी बेसिक फंक्शनल टेस्टिंग में अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं, बट वो ऑटोमेशन में मूव करना चाहते हैं, बट स्टिल दे आर फेसिंग सो मेनी कॉमन चैलेंजेस। सो इन दिस पॉडकास्ट हम उन पर्सन्स के लिए पूरी एक मार्केट, जो उनकी एक सेगमेंट बना हुआ है 1 to 3 इयर्स का, जिसमें फंक्शनल वाले हैं, फंक्शनल के अंदर जो उनकी कैटेगरीज में वो जो जो टेस्टिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर बात होने वाली है कि अगर उन्हें अपना ऑटोमेशन में करियर को मूव करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द टेक्नोलॉजी, वो किस तरीके से उन कॉमन चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हैं और एक कह सकते हो कि एक बढ़िया टेस्टर बन सकते हैं फ्यूचर में ऑटोमेशन की लाइन में। सो विदाउट फर्दर डिले डायरेक्टली क्वेश्चंस पर नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूँ अमित भाई, आप अपना जर्नी हमारी ऑडियंस को बताओ कि हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ ऑटोमेशन। सो ओवर टू यू नाउ। या श्योर। सो मैंने अपनी ऑटोमेशन की जर्नी अराउंड 7.5 8 years ago स्टार्ट की, बट उससे पहले आई वॉज अ मैनुअल टेस्टर। सो टोटल इन IT इंडस्ट्री इफ आई से आई हैड स्पेंट अराउंड 9.5 years. सो 9.5 साल पहले आई स्टार्टेड माई करियर एज अ मैनुअल टेस्टर एंड देन आई जम्प्ड ऑन automation. It was not wishfully I jumped, but I got project on automation testing. So from there I started, and it's been quite a long time we had seen. So after that, actually, right now I'm helping people through the evolving technology. Like मैंने अपने content and YouTube channel के जरिए people को जो भी AI and evolving technologies and automation testing and IT industry basically. So through that, I am trying to create awareness. So that's what I am right now doing. And my YouTube channel name is Automate with Amit. So yeah. थैंक यू सो मच अमित फॉर योर ग्रेट इंट्रोडक्शन एंड शेयरिंग योर जर्नी। आपकी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि यू आर क्रिएटिंग कंटेंट विद द हेल्प ऑफ योर यूट्यूब चैनल, जो आप कर रहे हैं, एंड आई एम वन ऑफ द फॉलोवर। आल्सो मुझे पता है कि मैं फॉलो कर रहा हूँ कि आप एआई के ऊपर बात कर रहे हो, ऑटोमेशन के ऊपर बात कर रहे हो, ऑटोमेशन चैलेंजेस के ऊपर आप बात कर रहे हो, और उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके सॉल्यूशंस पर भी बात कर रहे हैं। बट Exactly. आपने आपके इंट्रोडक्शन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई मुझे, और वो प्रॉब्लम ये थी कि आपने बोला कि आपको ना प्रोजेक्ट मिल गया था ऑटोमेशन का। अब होता Exactly. क्या है कि ऑटोमेशन का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि हम एज अ टेस्टर ये ब्लेम करते हैं कंपनी को कि हमें ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट नहीं मिला। Mm-hmm. ये सबसे बड़ा चैलेंज है।
तो ये चैलेंज को पहले कैसे ओवरकम करना है, क्योंकि क्या है इसका रीजन इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल है। एक होता है कि प्रोजेक्ट मिल गया तो दैट इज अब तो करना ही है। एक है कि मिल नहीं रहा और फिर ब्लेम करना क्यों नहीं मिल रहा। तो वो जो मिल क्यों नहीं रहा और फिर ऑटोमेशन में जाना है, तो फिर वो क्या है, तो कैसे इसको आप देखते हो, मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। सो सी, अगर आप डेफिनेटली अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, हम्म। देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम अनलेस वो दूसरा बंदा जो है वो आप पे कर्म करे एंड देन यू गेट द प्रोजेक्ट। ट्रू। बट जो चीज़ें आपके पास हैं, आपके कंट्रोल में है, वो हम्म। ये है कि आप ऑटोमेशन अगर आप सर्च कर रहे हो या फिर लर्न करना शुरू कर देते हो, सो हम्म। लर्निंग पार्ट इज इन योर कंट्रोल। तो लर्न करना शुरू करो, इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। मोस्टली आई सी की लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि इम्प्लीमेंट कैसे करें। हमने सीख लिया ऑटोमेट करना, सेलेनियम सीख लिया, एंड नाउ व्हाट, वही जो है 2 4 10 वेब एलिमेंट्स को ऑटोमेट करना उन्होंने सीख लिया, बट अभी क्या करना है उसका वो उनको कुछ आइडिया ही नहीं हम्म। रहता, और इवेंचुअली वो आई मीन मोटिवेशन ऑल्सो गोज अवे। तो उसमें व्हाट आई सजेस्ट टू पीपल कि आप, ऑटोमेशन एक ऐसी स्किल है ना कि आप डे टू डे लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप हम्म। ऑटोमेट करो। ऑटोमेशन तो आज के टाइम में हर जगह चल रही है। हम्म। आप किसी भी फील्ड का नाम ले लो, वो ऑटोमेशन हो ही रहा है। मैनुअल से हम्म। ऑटोमेशन, मैनुअल से ऑटोमेशन, उसका फॉर्म डिफरेंट होगा बट जी। ऑटोमेशन हो रहा है। तो हम्म। आप अपने डेली लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम्म। लेट सपोज कोई जॉब सर्च कर रहा है, मैं हम्म। एक बहुत ही एग्जांपल ये सबको देता हूँ कि आप जॉब सर्च कर रहे हो, हम्म। डेली आप जाते हो लिंक्डइन पे या फिर किसी भी जॉब साइट पे, उनका वेब पोर्टल है, आप जाते हो जॉब सर्च करने के लिए, उसको क्यों ऑटोमेट नहीं करते? आपका भी मतलब रिज्यूमे है, उसमें हम्म। रिज्यूमे को रीड करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाओ, और हम्म। प्रोग्राम बना करके उस पे लिंक्डइन पे जो भी आपके स्टेप्स हैं उनको ऑटोमेट करो कि सर्च ओके। करे वो कि हाँ आपके रिज्यूमे से जो भी मैच करता है उस पे जाके जो है आपको या तो नोटिफिकेशन दे या फिर ऐसा कुछ भी। तो हम्म। व्हाई डोंट पीपल, वो ऐसा है जो कि मोटिवेशन ड्रिवन प्रोजेक्ट आप खुद कर रहे हो, और हम्म। थ्रू दैट अगर आप एक भी लेट सपोज आप एक भी अपॉर्चुनिटी पाते हो कि लिंक्डइन पे आपको इंटरव्यू आया, आप बताओ कि ये मैंने एक डिजाइन किया था और इसी के हम्म। थ्रू ही मुझे ये मिला है। ओके। I think that will be huge success to the person who is seeking the प्रोजेक्ट, और ओके। जो बंदा जो है इंटरव्यू ले रहा है उसके लिए भी ये चीज रहेगा कि अच्छा रियल टाइम में इसने बंदे ने जो है ये चीज इम्प्लीमेंट की है। हम्म। और जो बंदा करने जा रहा है उसका तो कॉन्फिडेंस मैं कहता हूँ कि सातवें आसमान पे होगा अगर वो ये चीज देखे तो। ओके। रिजल्ट जब मिलते हैं, जाहिर सी बात है, आप जिस काम को करने के लिए 10 घंटे लगा रहे थे, हर एक जॉब सर्च कर रहे हो, देख रहे हो, और आपने एक स्क्रिप्ट बना दी जो कि जो है आपके लिए जॉब सर्च कर रही है। हम्म। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। लाइक दैट यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। ट्रू। अभी सारी चीजें वेब पे चल रही हैं, तो हम्म। आप कुछ भी कर सकते हो। ओके। ये वाला तो पॉइंट आ गया कि कि प्रोजेक्ट नहीं मिला तो मैं अपना लर्निंग को लेके स्किल को शोकेस कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ शो ऑफ। दोनों में बहुत फर्क। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम एक और अमित मैं जो देखता हूँ ना आज के टाइम पे ये बहुत आ रही है कि प्रोजेक्ट बना लिया बट एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा ऑटोमेशन में। मतलब नॉर्मल अगर मैंने कोई मान लो फंक्शनल टेस्टिंग का कुछ काम किया तो मैं बहुत जल्दी बता दूंगा। लॉगिन पेज का मॉड्यूल था, साइन अप का था, इंटीग्रेट का था, फॉरवर्ड पासवर्ड था, उसमें ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथराइजेशन के लिए यूजर नेम पासवर्ड था, उस पर एपीआई टेस्टिंग करी और यूआई प्लस यूएक्स दोनों टेस्टिंग करी और सब चीजें कर ली। देखो कितना इजी फ्लुएंसी में मैंने बता दिया। बट समवेयर 1 to 3 years का जो एक्सपीरियंस का पर्सन है ना, वो अपनी ऑटोमेशन जर्नी जो वो सीख रहा है ना, वो इंटरव्यू में एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इररिस्पेक्टिव कभी कभी हम्म। पूरा प्रोजेक्ट है कि नहीं है, क्यों? क्योंकि टूल इतना हो गया। आपका सेलेनियम बोलेंगे, अच्छा फ्रेमवर्क आ गया, अच्छा ये हो गया, आप देखते हो कितनी सारी चीजें होंगी। लेकिन आज के टाइम पे हर किसी को ना इंटरव्यू, जब वो पर्सन जिसका लेना इंटरव्यू होता है ना, अगर इंटरव्यूअर के परस्पेक्टिव से बात करें, वो भी चाहता है 40 मिनट्स में वाइंड अप हो जाए चीजें। वो को आपके लिए हम्म। 2 hours इन्वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि उसे अपना काम भी करना है। तो वो जो 30 मिनट्स का करेक्ट। गोल्डन पीरियड होता है ना, उसमें जो 10 मिनट्स का जो ग्रीटिंग पीरियड होता है जिसे मैं बोलता हूँ, कि जिसमें हम्म। आपका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, देन फॉलोड बाय एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अपना इंटरव्यू अगर एक कैंडिडेट खुद ड्राइव कर रहा है, इट मीन्स कि ही और शी इज डूइंग फैंटेस्टिक। तो ये जो एक हम्म। चैलेंज है कि हम अपना एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क या ऑटोमेशन का जिसपे हमने प्रोजेक्ट को किया है। तो मैं इस चैलेंज के ऊपर भी आपके व्यू जानना चाहूंगा कि क्या लगता है, तो कैसे कर सकता है। तो देखो, इसमें कई सारे टिप्स मैं दे सकता हूँ। अभी ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन ना कर पाने की प्रॉब्लम 2 वजहों से हो सकती है।
पहला तो ये कि जो है बंदे को नॉलेज ही नहीं है कि ऑटोमेशन फ्रेमवर्क उसने देखा ही नहीं है कि कैसा होता है। ठीक है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि आप देखो कि कैसे क्या वेज हो सकते हैं जिसकी वजह से जहां जहां से आप ऑटोमेशन फ्रेमवर्क एटलीस्ट देख सकते हो। तो उसमें क्या हो सकता है, आप किसी दूसरे का देखो, मतलब जिस ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट हो उससे आप रिक्वेस्ट करो कि हाँ मुझे दिखाओ कैसा है, क्या है, कैसा है। तो हम्म। वो चीज जो है एक हो सकती है कि दूसरों से बोरो करके आप ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स देखो और सीखो, हम्म। जिसके पास बिल्कुल ही आइडिया नहीं है। और हम्म। जिसके पास आइडिया है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि कैसे एक्सप्लेन करो ये हुआ, मतलब इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है, वही नहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो ओके। मैं कहता हूँ कि आप अपने जूनियर्स, लाइक आप अगर 1 से 3 साल के भी हो, लेट्स सपोज, तो 3 साल के भी हो तो आप जो है मतलब अपने जूनियर्स को बैठाओ, हम्म। उनको एक्सप्लेन करो। लाइक अभी मैं समझता हूँ कि पढ़ने का सबसे अच्छा साधन ये है कि आप दूसरों को पढ़ाओ। ओके। उससे बेस्ट टीचर कुछ नहीं है। हम लोग कॉलेज में भी जो है ग्रुप स्टडीज करते थे, राइट। हम्म। एक बंदा ऐसा रहता था जिसको ऐसा लगता था उस बंदे के बारे में जो है हमारे बीच में ऐसा परसेप्शन रहता था कि उसको सब कुछ आता है, हम्म। बल्कि उसको कुछ नहीं आता। बट वो क्या कर रहा है कि उसको जो बंदे इस परसेप्शन में, इस यू नो थिंकिंग में जी रहे हैं कि इस बंदे को सब कुछ आता है, वो बंदा क्या कर रहा है कि हम्म। वो उसको जस्ट ABC एक स्टेप आगे है, वो जस्ट हम्म। रीड कर करके बाकियों को बता रहा है। और उससे क्या होता है, उससे डबल फायदा होता है। कभी हम्म। कभी कोई चीज ऐसी होती है जो खुद को नहीं समझ में आती, आप 10 बार दिमाग लगा लो उस चीज में, 1 घंटा स्पेंड करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। बट ट्रू। आप जैसे ही किसी दूसरे बंदे को लेके बैठोगे, हम्म। आपको ऑटोमेटिकली वो चीज स्ट्राइक कर जाएगी कि हाँ ये चीज, अच्छा ये चीज यूं ऐसे हो रही थी, मैंने तो आज तक ऐसा सोचा ही नहीं था। तो वो दो बंदों के जिसको नहीं आता है, आई वुड रिकमेंड कि आप दूसरों से जो है फ्रेमवर्क लो, सीखो, देखो। जो हम्म। बंदे ऑलरेडी स्टक हैं उनकी हेल्प करो। और हम्म। जिसको आता है, लाइक जिनके पास ऑलरेडी फ्रेमवर्क है, उनको आप दूसरे मतलब दूसरे बंदों को जो है सिखाओ। ओके। उससे क्या होगा कि आपको जो भी आपके जूनियर हो या फिर आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो तो दूसरों को हेल्प करने की पर्पज से, बट वो सिखाओ। तो उससे क्या होता है कि आपकी बोलने की जब आदत सुधरती है ना, तो आप ऑलरेडी जो है उस चीज में अच्छा एक्सप्लेन करने लगते हो। तो अच्छा एक्सप्लेन करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल डेवलप द स्किल टू प्रेजेंट द फ्रेमवर्क ऑल्सो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है अपने वैल्यूज को, जो आप लर्निंग कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली। ये हो गया। और दूसरा, इससे कॉन्फिडेंस ये आ जाएगा कि आपके पास एनोनिमस जब क्वेरीज आएंगी, मान लो कि आप ऑनलाइन टीच कर रहे हो या ऑनलाइन आप केटी दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, तो उससे आपको एनोनिमस हम्म। भी आ सकते हैं कि ये डाउट है, तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो ये भी चीज हो सकती है। दूसरा, करेक्ट। एक कॉन्फिडेंस फैक्टर आ जाएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लार्ज ऑडियंस के सामने बात करना सीख रहे हो। दूसरा, एग्जैक्टली। अगर आप ये चीज कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पहली बार जब मैंने वीडियो में या कब मैंने दिया था, बात करी थी, एक्सप्रेस किया था, तो मुझे इसको और इजी अब मैं इस वे में कर सकता हूँ। वो आपकी एक लर्निंग स्ट्रेटेजी होगी, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस करेक्ट। अल्टीमेटली बिल्ड होगा। अब यही चीज ना, एक और चैलेंजेस ना बहुत बड़ा मैंने जो देखा है वो ये होता है, केटी, नॉलेज ट्रांसफर। एक ऑटोमेशन इंजीनियर 1 to 3 years वाला जो है, वो अब सीनियर पोजीशन पे जाने वाला है। तो हम्म। उससे ऊपर 3, 4 to 6 वाला पर्सन था, वो जाने वाला है। तो उसका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑटोमेशन का 1 to 3 years वाले को वहां पर एलोकेट करना है। लेकिन केटी, नॉलेज ट्रांसफर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि नॉलेज ट्रांसफर करने वाला पर्सन जिसने काम किया है, दूसरा रिसीवर जिसने काम करना है। जो हम्म। जाने वाला है, मतलब कंपनी छोड़ के या नोटिस पीरियड में, उसका थोड़ा सा रहेगा ही कि जो भी है, हर किसी का अलग होता है। कोई कैजुअली बता के चला जाता है, कोई बहुत ढंग से बता के जाता है। जो ढंग से बता के जाएगा तो सामने वाला समझ जाएगा, 1 to 3 years वाला, कि जिसने ऑटोमेशन में अभी वो काम कर रहा है या सीख रहा है। बट अगर मान लो कि उसको केटी का लेवल उस लेवल पे बताया ही नहीं गया, सिर्फ उसको फॉर्मेलिटी के बेसिस पे केटी दी गई, अच्छा ये है तुम देख लेना, ये है तुम देख लेना, ये जो वर्ड होता है ना देख लेना, ये बाद में बहुत कष्ट देता है। क्योंकि जब हम्म। आपकी बिलिंग चल रही होती है और आप पीओसी में अपना लगे रहते हो इंस्टेड ऑफ कि आप काम करो। तो ये जो केटी के लिए एक ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर, जब वो 1 to 3 years में है, तो उसके लिए ये केटी को अंडरस्टैंड करने की स्किल कैसे, मतलब इंक्रीज हो सकती है, ताकि वो मोर प्रोडक्टिव हो जाए अपने इनिशियल डेज से जब वो काम करना स्टार्ट करे। यस, सो जो भी बंदा जो है अभी स्टार्ट कर रहा है, लाइक वो जा रहा है केटी लेने, तो हम्म। एक क्लियर थिंग मैं बताता हूँ जो मैं यूजुअली करता हूँ, या फिर मैं अभी अगर लाइक
3 साल का मेरे एक्सपीरियंस होता और मैं कुछ नया सीखने जाता, हम्म। तो मैं ये इम्प्लीमेंट करता कि कुछ चीजें, कुछ सवाल मैं पूछता वो बंदे से जो कि जाने वाला है। पहला तो ये कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या फ्रेमवर्क में क्या चीज ऐसा था जो जो तुम्हें सबसे चैलेंजिंग लगा, वो ओके। सबसे चीजें पूछो। क्या हम्म। रुकावटें थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सारी चीजें सबसे पहले पूछनी चाहिए मुझे लगता है। हम्म। उससे क्या होगा कि कुछ चीजें वो खराब ऑब्वियसली जो है वो सारी चीजें बताएगा जिस जहां पे उसको प्रॉब्लम हुई। हम्म। ठीक है, तो वो चीजें हमें नोट डाउन करनी चाहिए सबसे पहले, और कोशिश करनी चाहिए कि वो चीजें हम थोड़ा सा सीखें, है हम्म। ना। क्योंकि केटी का भी एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होता है जी। कि इतने में ही हमें खत्म करनी है, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम है और हम जी। अनलिमिटेड टाइम स्पेंड करते रहें। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस वाला फेस पूछ लेना चाहिए। सेकंड थिंग कि अभी अगर जो है कोई नया सीखने वाला है, तो सबसे पहले आप जैसे रेपो से डाउनलोड करोगे जो भी प्रोजेक्ट है, वो नया प्रोजेक्ट डाउनलोड करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं, तो वो हम्म। टेस्ट केसेस में आप जाओ, हम्म। एक पूरा फ्लो ऑफ टेस्ट कैसे कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, किस किस मेथड्स में जा रहा है, कहाँ कहाँ से घूम के आ रहा है, 2 4 10 टेस्ट आप डीबग करो, जितने टेस्ट केसेस आप डीबग कर सकते हो अलग अलग फाइल से, अलग अलग जो भी आपका अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं जहाँ पे टेस्ट केसेस रखे हुए हैं, अलग अलग सारे टेस्ट एटलीस्ट जो है आप ट्राई टू डीबग जितने हम्म। ज्यादा से ज्यादा कर पाओ। तो उससे क्या होगा ना कि कोड कहाँ से घूम के आ रहा है, कहाँ से घूम के जो है वो टेस्ट केस क्या चीज जनरेट कर रहा है, कहाँ पे रिपोर्ट्स डाल रहा है, कहाँ से लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, ये सारी चीजें हमें एक बार पता चलेगा। तो ओके। उससे क्या होगा, उससे भी रन टाइम पे हमारे पास डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली वी विल गेट स्टक, और वो सारे चीजें हमें पूछने चाहिए। और मैं बताता हूँ एक मतलब एक चीज तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें हमेशा जब भी केटी लो प्रोएक्टिव रहो। आप प्रोएक्टिव काम करोगे ना, हमें कैसा रहता है कि हम उस वाली मानसिकता से अगर चीजें चलाते रहें कि कोई बंदा उसकी जिम्मेदारी है हमें मतलब केटी देना, हम्म। उसकी जिम्मेदारी केटी क्या देना है भाई, वो चला जाएगा, तुम जो है तुम काम तो तुम्हें करना है अल्टीमेटली। जी। और मैनेजर जो है आके तुम्हें सुनाएगा कि जो है जब वो था तो क्यों नहीं तुमने किया, या फिर कोई जी। और बंदा अगर कुछ स्पेसिफिक जानकारी उसके पास रही जो कि दूसरों के पास नहीं है, देन यू विल बी ऑल अलोन और यू विल गेट स्टक। और नोटेड। तो उस टाइम पे कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा, हम्म। तब कहाँ से करोगे भाई। तो इसलिए जो है जब भी केटी लेने की बात आए, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। और मैं ओके। बताता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री में प्रोएक्टिवनेस एक ऐसी सॉफ्ट स्किल है ना, जो हम्म। कि बड़ी बड़ी चीजों को जो है आई मीन सरपास कर सकती है। ओके। प्रोएक्टिव रहोगे तो हर चीज में तुम आगे रहोगे। हम्म। वो बंदे से जो है केटी लेने में जो है तुम चीजें पूछ पाओगे ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा पूछ पाओगे तो यू विल बी एफिशिएंट, एंड दैट पर्सन इज आल्सो गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ थिंग्स विच हम्म। जो कि वो अपने आप से जो है नहीं पूछ पाए, नहीं बता पाएगा। तो ओके। क्वेश्चन पूछना इज योर जिम्मेदारी, और जो बताना है वो उसकी जिम्मेदारी है। ओके। जिम्मेदारी क्या, वो तो चला ही जाने वाला है। तो इट्स हम्म। योर ड्यूटी टू टेक केटी रादर देन गिविंग केटी, है ना। वो बंदा जो है केटी देने से ज्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम केटी लो। नोटेड। तो इसमें यही बात होगी कि जिम्मेदारी से समझ लो, नहीं तो जवाबदेही भी आपकी होगी बाद में। एग्जैक्टली, तो ये यस। वाला चीज हो गया। दूसरा, अमित, इसमें ना काफी सब चीजों के ऊपर आपने बताया कि प्रोएक्टिवनेस तो बहुत जरूरी है, वो एक सॉफ्ट स्किल है, वो समझ बिल्कुल आ गई है। बट कभी कभी हम अपने रिज्यूमे में सॉफ्ट स्किल्स इतना नहीं लिखते हैं। आज के टाइम पे रिकमेंड भी नहीं किया जाता कि आप सब कुछ लिख दो कि कि लीडरशिप स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, इंट्रापर्सनल स्किल्स है, पता नहीं कौन कौन सी हम्म। आ रही है, डिसिप्लिन है, ये सब चीजें। हार्ड स्किल की वैल्यू पे ही एटीएस आपका सिलेक्ट कर रहे हैं रिज्यूमे, ये तो मानना पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन ऑटोमेशन इंजीनियर आज के टाइम पे अगर 1 to 3 years वाले की बात करें, जिसको थोड़ी बहुत कमांड भी हो गई है ना, वो चीजों को ऑटोमेट करना स्टार्ट कर दी। जैसे आपने बताया कि उसने मान लो 10 चीजें ऑटोमेट कर दी, बट नाउ ही इज कॉन्फिडेंट इनफ कि वो आगे 11वीं 12वीं भी कर सकता है। हम्म। बट रेज्यूमे में तो उतना ही लिखना है जितना एटीएस में पास हो जाए। तो वहां पर ऑटोमेशन स्किल्स में ना आपका सिलेनियम आ गया, उसके साथ मान लो उसका कॉम्पिटिटर कोई प्ले राइट लिख दिया किसी ने, मतलब ये चल रहा है आज के हम्म। time में कि सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचना है। तो ये जो हम्म। स्टेक होती है, इसके चक्कर में अगर एचआर कोर टेक्निकल है तो वो पकड़ लेगा किसने तो मतलब फेंका हुआ है रिज्यूमे में, बढ़ाई चढ़ाई की हुई है, वो पता चल जाता है उसको। तो ये वाला एक चैलेंज है रिज्यूमे का ना सेलेक्ट होने का। दूसरा, हम्म। कभी कभी आप अपने ही चीजों को अंडररेटेड कर देते हैं स्किल्स के मेंशन में, ये भी एक चैलेंज। हम्म। तो एज पर योर एक्सपर्टीज, बिकॉज आप जब इंटरव्यूज लेते हैं तो आप भी इन चीजों को रिज्यूमे में देखते हैं कि पर्सन ने लिखा क्या है।
तो कितना एग्जैक्टली। 1 to 3 years में आपके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन स्किल्स? ये मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है ना कि देखो, सॉफ्ट स्किल्स की जैसी बात शुरू की, तो आई थिंक जब भी कोई बंदा जो है रिज्यूमे को देखता है एज ए रिक्रूटर, मैं अगर एज ए रिक्रूटर मुझे जो है देखना है रिज्यूमे, तो मैं हम्म। क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। लाइक मेरे पास हम्म। जो जॉब आई है हम्म। उसमें बंदा किस टाइप का चाहिए। वो हम्म। मेरे मन में एक, जैसे कहते हैं ना कि ऑडियंस का पर्सोना होता है, तो वो बंदे का मेरे दिमाग में एक पर्सोना बनता है कि हाँ, एक बंदा जो है वो ऐसा होना चाहिए, और ये स्किल्स हैं वो जो मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं। अब हम्म। उसके बेसिस पे कैसा है कि एचआर जो है वो सेलेक्ट करके रिज्यूमेस देता है कि हाँ, ये बंदे का स्क्रीनिंग हुआ है, और स्क्रीनिंग के बाद दीज आर द पर्सन्स whom यू हैव टू टेक इंटरव्यू। तो हम्म। अभी जो बंदों का इंटरव्यू आया है मेरे पास लेने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट जो है उस रेज्यूमे को गो थ्रू करता हूँ, और हम्म। मैं ये देखता हूँ कि जो है मेरा एक माइंड में पर्सोना तो बना ही हुआ है कि कैसा बंदा होना चाहिए। ठीक है। उसने क्या लिखा है, एज यू सेड कि वो मैटर तो करता है टिल द पॉइंट वो एटीएस में सेलेक्ट होने का। हम्म। लेकिन अभी एज अ रिक्रूटर, क्योंकि वो बंदा अल्टीमेटली आके मेरी टीम में काम करने वाला है, जी। तो मुझे पता है कि उस टीम की क्या रिक्वायरमेंट है, उस टीम में कैसे क्या वर्क हम्म। एनवायरनमेंट है, उस वर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से वो बंदा जो है काम कर पाएगा कि नहीं। तो ओके। वो चीज मुझे टेस्ट करनी होती है। तो वहां पे क्या है कि देखो, जो भी उसने लिखा हुआ है कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें जो है कैसा है कि हमारी ये तो आदत रहती नहीं है कि जो है हम बार बार जाके रिज्यूमे चेंज करें एज पर द जॉब बिल्कुल। रिक्वायरमेंट। तो हम्म। हम एक ऐसा रिज्यूमे बनाते हैं जो कि वेरी जनरलाइज्ड हो, हम्म। और उसमें वो सारी बातें हों, वो सारा खिचड़ी मसाला हो जो कि जो है एक बढ़िया डिश बनाने के लिए तैयार हो, हमारा रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाए, दैट्स इट। ट्रू। तो उसके बाद जो है वो सेलेक्ट हो के जब आता है, तो मुझे हम्म। क्या है कि मुझे उन्होंने 10 डिफरेंट स्किल्स लिखी हुई हैं, बट हम्म। मुझे मतलब बस केवल उससे है जितना कि मेरा टीम का काम हो। जी। एज ए रिक्रूटर मुझे तो जो है बस केवल इतना ही देखना है कि मेरी टीम का काम कितने में चल जाएगा, या फिर उससे अगर अच्छा कुछ लेके आता है। हम्म। आपको प्ले राइट आता है, वेल एंड गुड, बट मेरी टीम की डिमांड जो है सेलेनियम है, तो आई विल चेक कि तुम्हें सेलेनियम कितना आता है। हम्म। अगर आप सेलेनियम कर लेते हो दैट इज फाइन, तुम्हें प्ले राइट आता है, बहुत ही अच्छी बात है। समझ रहा सो हूँ। मैं तो टेस्ट तो जो है सेलेनियम के बेसिस पे करूंगा, या फिर तुम्हें बस केवल प्ले राइट आता है और मेरे पास कोई चांस ही नहीं है कि कोई बंदा सेलेनियम का मिल ही नहीं रहा है, तब मैं देखूंगा कि हाँ ठीक है, तुम कितना लर्न कर सकते हो, क्या कितना तुम्हारा लर्निंग एटीट्यूड है, क्या वो सॉफ्ट हम्म। स्किल्स में चला जाता है कि हाँ ये बंदा जो है कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेता है। वो सारी चीजें फिर सॉफ्ट स्किल्स वाली आ जाती है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है, बट हम चाहते चाहते हैं कि जो है तुम थोड़ा सा ट्रांजिशन करो। ओके। तो वो सारी बातें आ जाती हैं। हम्म। लेकिन एक रिक्रूटर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, तो मैं जो है वो सारी स्किल्स जो कि मेरी टीम में जरूरत है उस बेसिस पे देखूंगा। हाँ, उसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक जो बंदों का एक जो स्पार्क होता है ना, किसी भी बंदे का जो भी बात कर रहा है, एक कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत मैटर करता है। हम्म। वो अगर जो है, देखो भाई, एक एक इंटरव्यू है, वो टेक्निकल वाला एक अलग पर्सपेक्टिव है, वो है, देर इज देयर, बट अगर एज ए पर्सन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और बात करने में मुझे तुमसे जो है एक ह्यूमन बीइंग की तरह अच्छा लगा, तो हम्म। वो एक एडिशनल जो है तुम्हारा चांस बढ़ाता है। बिल्कुल। तो आप ओपन माइंडेड हो कि नहीं किसी हम्म। चीज को लेके। आप हम्म। लाइक अभी कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत ही डरे डरे से होते हैं, उनको मतलब इवन दो दे आर वेरी गुड, बट दे आर वेरी वेरी फियरफुल इन द इंटरव्यू। तो हम्म। वहां पे थोड़ा सा ऐसा लगता है, यार ये बंदा डरा ही हुआ है, तो कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा। बिल्कुल। बट एक जगह पे एक बंदा ऐसा है जिसको थोड़ा सा कम भी नॉलेज है, लेकिन हम्म। वो ऐसा है कि हाँ सर, ऐसा है, ये मैं कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा मैं सोच हम्म। सकता हूँ, बट अभी मुझे नहीं आ रहा है, बट मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे करने से वो दिमाग दौड़ाता है। बिल्कुल। तो वो चीज जो है अगर प्रेजेंट कर रहा है इंटरव्यू में, तो आई हम्म। विल थिंक कि अच्छा चलो ठीक है, या तुम इतना कर रहे हो, तो हम्म। अच्छा चलो ये बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम्म। हम वहां पे क्या है कि पूरे इंटरव्यू का जो अटेंशन है वही शिफ्ट हो गया, कि बिल्कुल। वो बंदा कितना जानता है। डीप में घुसने की जगह हम ये हम्म। देखते हैं कि उस बंदे को कैसे वो चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे वो पूरा इंटरव्यू शिफ्ट हो गया।
बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ कि जो है वो सेलेनियम जो हम सोच रहे थे कि एक पर्टिकुलर हम्म। स्किल को लेके जो है इंटरव्यू करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ से जो है शिफ्ट हो गया। तो अगर वो बंदा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दिखा रहा है कि हम्म। हाँ ये चीज ऐसे हो सकता है, ये चीज ऐसे हो सकता है, that person cannot be or may not be able to reach to a conclusion of that particular question, but the thing is कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है, वो सारी चीजें अगर डिस्प्ले करता है तो हम्म। आई थिंक उसका भी एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने बताया ना कि एक जी। ह्यूमन की तरीके से मुझे क्या चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग की तरह हम्म। एक बंदा जो प्रोएक्टिव हो, थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो। वो कोई एक प्रॉब्लम आए, चैलेंज आए, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री में कैसा है कि आप डे इन डे आउट आप प्रॉब्लम फेस करोगे। डे हम्म। इन हर एक प्रॉब्लम पे वो बंदा जो है अपने सीनियर को पोक करके पूछता है कि हाँ अरे सर ये नहीं हो रहा, अरे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं हो रहा। हम्म। तो पीपल विल बी पेस्ड ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन। और हम्म। रादर देन दैट, अगर वो बंदा जो है रियली प्रॉब्लम सॉल्वर है, या फिर उसका एटीट्यूड ऐसा है कि हाँ ये इशू आया है तो हम 10 जगह देखते हैं, अच्छा यहाँ पे कैसे होगा, वहां पे कैसे होगा, वहां पे फिर भी नहीं होता है, हम्म। तो वो रीच करता है पर्सन को कि हाँ मैंने यहाँ यहाँ चीजें देखी हैं बट ओके। फिर भी नहीं हो रही हैं। तो ओके। ये सारी चीजें अगर रहती हैं तो मुझे लगता है वो दैट क्रिएट्स एडिशनल स्पार्क in the interview, and definitely I can say कि at least from my perspective that person is the best candidate for that particular role। ओके। तो मुझे लगता है कि वो सारा चीज जो है मैटर करता है। अगर आप 40-50% आप सेलेनियम में अच्छे हो, टेक्निकल्स में अच्छे हो, बट हम्म। 50% अगर आप जो है अपने सॉफ्ट स्किल्स में भी अच्छे हो, और वो लिटरली बात यह है कि आप डिस्प्ले करो, क्योंकि हम्म। आधा घंटा 40 मिनट का जो इंटरव्यू है उसमें पर्सन डिस्प्ले नहीं कर पाता, वो डिस्प्ले करना आना चाहिए। हम्म। इंटरव्यू, गिविंग इंटरव्यू इज ऑल्सो एन स्किल, अ यस। स्किल। तो वो सारी चीजें जो है आपको कैसे जो है नेविगेट करनी चाहिए, कैसे उस चीज को सिचुएशंस के साथ खेलना चाहिए इंटरव्यू में, वो आपको सीखना पड़ेगा और सीखना चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट थिंग विच इज गोइंग टू टेक यू टू द जॉब। ओके। इसमें अमित आपने एक चीज के ऊपर बात की कि कैंडिडेट का एक्सपेक्टेशन और मेरा जेडी का एक्चुअल वो दोनों बराबर होना चाहिए पहले तो। वो चाहे जितना मर्जी स्किल्स को ऐड कर ले, लेकिन जो उसने बोला है क्या वो मेरी करंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और सेकंड चीज हम्म आपने बोली कि स्पार्क होना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्पार्क से रिलेटेड ही है। स्पार्क तब नजर आती है जब आपकी अप्रोच क्लियर होती है। हम्म और एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर हम बहुत सारी चीजों में देखते हैं कि कि ये कर लिया, फिर पाथ छोड़ के फिर बड़े चीज को ऑटोमेट करने लग गए, छोटी छोटी भूलते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजों में लग गए हैं। तो अप्रोच का मतलब क्या होता है? करने का तरीका और ढंग से करने का तरीका दोनों में फर्क होता है। हम्म तो अप्रोच करेक्ट। हमारा ढंग से करने का तरीका होता है। तो ये जो है स्पार्क अगर इंटरव्यू में किसी को चाहिए एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर 1 to 3 years वाले को, वो अपनी अप्रोच को कैसे सुधार सकता है? प्रैक्टिस इज आल्सो वन ऑफ द थिंग जिसको वो कर सकता है, बट व्हाट इज बियॉन्ड प्रैक्टिस एज पर योर एक्सपीरियंस? बियॉन्ड प्रैक्टिस मुझे लगता है कि ऐसे आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि होती क्या हैं, और प्लस ये भी देखना पड़ेगा कि उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं। हम्म। देखो हर एक चीज यहाँ पे ऐसी है जो सीखी जा सकती है भाई। ओके। कोई ऐसी चीज नहीं है, मतलब ये तो ऐसा है नहीं कि बॉर्न क्वालिटी है, बॉर्न क्वालिटी तो है नहीं। हम्म। यू कैन डेवलप दीज क्वालिटीज। तो हम्म। ये ऐसी चीजें हैं जो कि जो है तुम्हें पहले चीज तो समझनी पड़ेंगी कि हम्म। होती क्या है। प्लस अगर आप वो चीज समझ गए हो, देन शोकेस कैसे करनी है उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए कि हाँ अभी मैंने सीख तो लिया है कि लूप कैसे चलाते हैं, लेकिन अगर लूप का दूसरे तरीके का लूप आ गया तो उसके बारे में सोचना कैसे है। अगर वो भी मुझे नहीं आ रहा तो हम्म। उसको थोड़ा सा कैसे ट्वीक करके हम दूसरी डायरेक्शंस में लेके जा सकते हैं, है ना। हम्म। वो चीज हमें सीखना पड़ेगा, वो हमें कैसे डिस्प्ले करें, वो चीजें आप धीरे धीरे ही आप एक के बाद एक चीजें कर सकते हो। ओके। तो वो चीजें जो है भाई मुझे तो लगता है प्रैक्टिस से ही आती हैं, और कॉन्शियस प्रैक्टिस से आती हैं। कुछ हम्म। कुछ लोगों को जो है कैसा है कि कुछ कुछ लोगों को क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो चीजें, कुछ लोग बहुत ही बातूनी होते हैं, तो बातों बातों में वो चीजें घुमाना जानते हैं। तो वो बिल्कुल। हो सकता है बाय नेचुरल किसी किसी को हो, लेकिन हम्म। जो कोई नहीं है तो उसके लिए एक ही चारा है कि वो उन चीजों को समझे हम्म। और
एक बार जैसे हम क्या होता है किसी के साथ अगर हमारी लड़ाई हो जाती है और हम कुछ बोल नहीं पाते हैं और कुछ भी ऐसे बात बहस हो गई और फिर उसके बाद हम घर वापस आके सोचते हैं कि हाँ अगर मैं मेरे को ये बोलना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम मैं अगर मेरे से लड़ाई हुई ना तो मैं ऐसे ही बोलूंगा। ठीक है। तो वो क्या है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बैक एंड पे जाके, घर पे जाके हम प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम अगर मेरे साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मैं ऐसा बोलूंगा। ठीक है। तो हम उसमें बेटर होते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर फिर से वही सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, हम वी विल बी इन बेटर पोजिशन टू आंसर। ट्रू। तो सिमिलरली ये एक इवेंट है जो कि आपके साथ होती रहेगी थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि जब तक आप काम करोगे तब तक आपको इवेंचुअली जो है आपको क्या करना है, आपको बेचते रहना है स्किल्स को, बिल्कुल। राइट। आपको बेचते रहना है और वो एक तरीके से आप जो बोल रहे हो ना वो बेचने की ही कला है। तो हम्म। आपको बेचने की कला आनी चाहिए। आप जो है कैसे जो है बैक एंड पे आप एक आंसर नहीं दे पाए तो उसके जाके रेट्रोस्पेक्टिव करो कि कैसे जो है क्या प्रॉब्लम हुई, मैं हम्म। इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो है उसी फेज में हो कि आप सर्च कर रहे हो जॉब समहाउ। बिल्कुल। तो आप सर्च कर रहे हो तो आप आपका अगला चांस भी आएगा, हम्म। अगला चांस आएगा तो उसमें भी सिमिलर हो सकता है कि सिमिलर कंडीशंस बने, या हम्म। फिर मैंने बताया ना कि इंटरव्यू देना भी एक स्किल है। तो उसमें कैसे आप इंटरव्यू को अपने तरफ से अपने तरीके से जो है उसको थोड़ा सा ट्वीक करो कि जो है वो आपके फेवरेबल कंडीशंस में जाए। तो तो, ये भाई मुझे लगता है कि कॉन्शियस प्रैक्टिस, जो एक हम्म। प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि अंधा कुछ भी, हम्म। कॉन्शियसली जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक ओके। जैसे किसी किसी को बोलने में डर लगता है तो वो बोलने का डर जाएगा कैसे, बोल हम्म। के ही जाएगा। बिल्कुल। उसका कोई जो है ऐसा मतलब कोई अलग से उसका मसाला नहीं है कि जो है घोल के पी लोगे जो है बोलना आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ओके। बोल के ही आएगा, वो बोलने का डर बोलने से ही जाएगा, कोडिंग का फियर कोड करके ही जाएगा। नोटेड है। तो ऐसा है, तो मुझे नहीं लगता कि जो है उसमें कुछ अलग से मैजिक मसाला है। और ये ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस करनी ही होती है। अल्टीमेटली हम लोग सब प्रैक्टिस ही करते रहते हैं, ओके। बट ये है कि हमें कॉन्शियसली जो है उसको प्रैक्टिस करनी है। दैट इज द थिंग। अम्मी जैसे अभी आपने बताया कि कोडिंग फियर वाला एग्जांपल जो बहुत एकदम बढ़िया था कि डर से निकलना है तो पहले डर को करो तो सही कि है कि कोडिंग नहीं सीखनी, कोडिंग नहीं सीखनी, कोड करो, शायद पता चल जाए कि तुम वो वाली सिचुएशन से आ जाओ कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी से लेकर कि दिस इज माई फेवरेट टी वाला जो सिचुएशन होती है वो भी आ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी ये होती है कि हमारा वो कंफर्ट जोन नहीं होता, और कभी कभी एक पर्सन अपने कंफर्ट जोन में बहुत बढ़िया मास्टर बन जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छा जाना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपस्किल। और और अपस्किल के लिए सबसे प्री कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास वो पहले स्किल होनी चाहिए। तो 1 to 3 years के एक्सपीरियंस में ऑटोमेशन इंजीनियर के पास सेलेनियम की कमांड अच्छी आ गई है। ऑटोमेट कर पा रहा है, वो छोटी मोटी चीजें बढ़िया तरीके से कर रहा है, एक्सप्लेन करना भी जान चुका है, कम्युनिकेशन भी जान चुका है, कोलेबोरेशन भी जान चुका है। बट अपस्किलिंग में वो गड़बड़ा रहा है, घबरा रहा है। वो फेयर ऑफ ग्रोथ कह लो या कुछ भी कह सकते हो, वो वहां फंस रहा है। तो एक ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर अपनी ऑटोमेशन स्किल को किस तरीके से अपस्किल कर सकता है, स्पेसिफिकली 1 to 3 years का पर्सन, क्योंकि एआई भी बहुत आ गया है ना, तो उसका ध्यान वहां पर भी थोड़ा बहुत जा रहा है। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा। यस, सो एज पर एज अपस्किलिंग, जो 1 से 3 साल का बंदा है वो ऑलरेडी अवेयर है कि सेलेनियम है, मेवेन हो गया, और अगर जावा टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है तो मेवेन हो गया है, और को रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं टेस्ट एनजी वगैरह वो सारी चीज़ें जान चुका है। हम्म। लाइक अगर सी शार्प में है तो को रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज है वो चीज़ें जान चुका है। हम्म। अभी अगर उसको अप स्किल करना है तो उसको जो है, सी, अभी क्या है कि आप अगर एक टेस्टिंग पिरामिड का चीज़ें देखो देखो तो उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा जो टेस्टिंग होती है, जो सबसे ज़्यादा टेस्टिंग होती है वो मिड लेवल पे होती है, लाइक एपीआईज की टेस्टिंग होती है। ओके। और एपीआईज की टेस्टिंग लाइक यूनिट टेस्टिंग, फिर मिड लेवल का जो भी टेस्टिंग है वो, और फिर एट द टॉप जो है जो बचा खुचा टेस्टिंग है वो यूआई का टेस्टिंग होता है। ओके। एटलीस्ट वो एक पिरामिड है, टेस्टिंग पिरामिड, कि हमें सबसे ज्यादा क्या चीज करना चाहिए, फिर उससे कम क्या चीज करना चाहिए, फिर उससे कम क्या करना चाहिए। ठीक तो है। सबसे ज्यादा जो है वो यूनिट टेस्टिंग होती है। फिर हम्म। उसके बाद जो कि डेवलपर्स करते हैं, और हम्म। उसके बाद क्या होती है वो इंटीग्रेशन या फिर एपीआई लेवल की टेस्टिंग होती है। आप आज के टाइम में अगर देखो तो सारी चीजें जो है वो मोनोलिथ आर्किटेक्चर से माइक्रो सर्विसेज लाइक एपीआई से रिलेटेड जो है चीजें बन रही हैं। जी। तो सारी चीजें एपीआई पे शिफ्ट हो रही हैं। अगर आर्किटेक्चर एपीआई का है तो एपीआई रिलेटेड टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो ओके। एपीआई के बाद जो भी बचा खुचा है वो यूआई पे टेस्टिंग होती है।
ओके। तो अभी आप देखो तो यूआई से अगर आपको इसके अप स्किल करना है तो मुझे लगता है एपीआई इज द बेस्ट थिंग टू अप स्किल। तो एपीआई टेस्टिंग यू नीड टू लर्न एपीआई कैसे होता है, बहुत सारी चीजें उसमें भी जो है एंट्री केसेस होती हैं, बहुत सारा डिटेल्स होती हैं कि एपीआई का परफॉर्मेंस, एपीआई का सिक्योरिटी, एपीआई का ऑथराइजेशन, हम्म। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर बंदे को यूआई ऑलरेडी अवेयर है, या फिर वाइस वर्सा भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एपीआई पे डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो एपीआई टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उनको यूआई सीखना चाहिए, यूआई वालों को एपीआई सीखना चाहिए। तो मुझे ओके। लग रहा है कि ये दोनों चीजें जो है इंटर रिलेटेड है। देयर आर लॉट ऑफ स्कोप टू एक्सपैंड योर होराइजन। हम्म। आप यूआई से एपीआई, एपीआई से यूआई, अगर फिर भी जो है आप सारी चीजें सीख चुके हो, देन अगर और चीजें देख सकते हो कि और कैसे हम बेटर कर सकते हैं प्रोसेस में, हम्म। प्रोसेस हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं। तो हम्म। आपको एक बड़ा नॉलेज, बड़ा एक व्यू पॉइंट होना जरूरी है जब भी हम्म। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है, 1 से 3 साल के बंदे को क्या होता है कि उसको जितना अपना काम है उतना ही पता है, उससे ज्यादा उसको ना जानने की जरूरत है, ना वो जानना चाहता है, ना वो जान ही सकता है, जी। जान पाता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है कि जो है 3 साल का बंदा जो है जितना आता है उतने में ही खुश है, उससे ऊपर आपको बढ़ना है तो आपको जो है चीजें एक हायर लेवल पे कैसे हो रही हैं, हम्म। क्यों हम जो है चीजें, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस वैसा क्यों है, हमें प्रोसेस समझने की जरूरत है। कोई ओके। भी एक टेस्टिंग टीम है वो प्रोसेस फॉलो करती है, विदाउट प्रोसेस कुछ नहीं हो सकता। तो आप प्रोसेस समझो, कोई हम्म। कोड कहाँ चेक इन हो रहा है, क्यों चेक इन हो रहा है, कहाँ से टेस्टिंग शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, वो एक एक्स्ट्रा स्किलिंग ही है कि आप प्रोसेस को समझ रहे हो, एक हायर लेवल पे प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है कि कोई अगर रिग्रेशन इस टाइम पे हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्यों ओके। हो रहा है, आपका रिलीज जा रहा है, आपका पैच जा रहा है, या फिर आपका हॉटफिक्स जा रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हम्म। ये भी लोगों को नहीं पता होता कि क्यों टेस्टिंग आखिर कर क्यों रहे हैं भाई। जी। आपको प्रोसेस मतलब करे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि क्यों कर रहे हैं। नोट। तो मुझे लगता है जिसको ये दोनों ही चीजें आती हैं और दोनों ही चीजें समझ में आती हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस बंदे को जो है वो प्रोसेस पे अपस्किल करना चाहिए, रादर देन और ज्यादा अपना इतना सारा कि पूरा टूल्स का बास्केट ही भर जाए और आपको समझ में नहीं आता कि करें क्या अब। तो गॉट। रादर देन फिलिंग अप एवरीथिंग इन योर बास्केट, यू शुड ऑल्सो अपस्किल विद द प्रोसेस, कि आप हम्म। प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कैसे करो। देखो, क्योंकि कंपनीज जो है, आप अगर कोई टेस्टिंग करने में अगर आप 3 दिन का समय लगा रहे हो, तो 3 दिन के समय को आप कैसे कम कर सकते हो, वो दैट इज आई थिंक, अगर आप कंपनी को ये चीज अगर बता सकते हो कि आप उसका समय कैसे बचा सकते हो, आप उसका पैसे कैसे बचा सकते हो, आप उसका जो है एफर्ट कैसे बचा सकते हो, आप जी। अगर ये चीज बता सकते हो ना, हम्म। देन यू आर मोस्ट आई वुड से कि सबसे जरूरी आप रिसोर्स हो। वैल्यूएबल आप रिसोर्स। सबसे जरूरी, यस, वैल्यूएबल रिसोर्स हो आप। जी। क्योंकि जो है आप एक, और वो तभी जान पाओगे जब आप जो है प्रोसेस ड्रिवन चीजें सोचोगे कि क्यों रही हैं चीजें, हम्म। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ओके। तो मुझे लगता है वो एक अपस्किलिंग, आप जब भी सीनियर लेवल पे जा रहे हो तो आपको ये चीज जरूर समझ में आनी चाहिए कि चीजें क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, और उसको कैसे ऑप्टिमाइज करने पर आपका दिमाग जाना चाहिए। तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में अगर आप चलने लगेगा ना, तो लोगों को कुछ टाइम बाद क्या है, होता है कि ये प्रॉब्लम आने लगती है कि जैसे 5 साल 6 साल हो गया, अभी वो डरने लगते हैं कि मेरे को तो बस केवल सिलेनियम आता है, मेरे को तो बस केवल ये टूल आता है, अब क्या करूं, अब तो सारी चीजें मैं सीख चुका हूं। सारी चीजें भाई, बहुत सारी चीजें हैं उसके अलावा भी। आप हम्म। प्रोसेस समझो, आपको प्रोसेस आता है क्या, आप प्रोसेस ऑप्टिमाइज कर सकते हो क्या। आज के टाइम में भाई मैं बताता हूँ, एआई का आप यूज इस अच्छे ढंग से कर सकते हो, आप इतने सारे टूल्स खुद डिजाइन कर सकते हो। हम्म। एआई ने, मैं बताता हूँ, टेस्टिंग वालों को डेवलपर्स के पंख दिए हैं। ओके। और हाँ, आप उनके पंख लगा के उड़ सकते हो, एटलीस्ट नहीं, हाई माउंटेन्स को नहीं छू सकते, फिर भी जो है आप पंख फड़फड़ा के बहुत दूर तक तो जा ही सकते हो। ट्रू। तो मुझे लगता है कि जो है एआई ने टेस्टर्स को इतना अच्छा जो है चीजें दिया है, आप वो समझो, और वो माइंडसेट रहेगा ना कि आपका जो है ऑप्टिमाइज करने वाला, कि हम्म। हाँ हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो आप और चीजें, एक बिजनेस माइंडसेट भी इससे डेवलप होता है। तो आप 10 साल मान लो, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद अगर आपको जो है कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, आप किसी छोटे स्टार्टअप में जाओगे तो आप लीडर बनोगे, क्योंकि आप यू नो द प्रोसेस, यू नो द थिंग्स, हाउ टू ऑप्टिमाइज थिंग्स।
और हम्म, छोटी कंपनीज को क्या चाहिए होता है, ऑप्टिमाइजेशन, उनको खर्चा कम करना है, खर्चा कम करना है, और खर्चा कम करने वालों को वो सर आंखों पे बैठा के रखते हैं भाई। हम्म, तो मुझे लगता है कि जो है ये एआई वगैरह जो है आप सीखो डेफिनेटली, बट उसको कैसे इस्तेमाल करना है सो दैट यू कैन रिड्यूस योर ओन पर्सनल टाइम, एफर्ट एंड मनी, हम्म, एज वेल एज कंपनी का भी टाइम, एफर्ट और मनी कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे बचा सकते हो उसको। वो ओके, चीज़ पे मुझे लगता है बहुत ध्यान देना चाहिए अपस्किलिंग में, अगर देखा जाए तो। ओके। जब हम अपस्किलिंग की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ना थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाता है कि मतलब 4 लोगों की टीम है टेस्टर की और चारों ऑटोमेशन वाले हैं। पहले वाला थोड़ी सी मेहनत कर रहा है, दूसरे वाला थोड़ी सी कम मेहनत कर रहा है, तीसरे वाला अपना पुरानी चीजों को बेस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, चौथे वाले ने तीनों वाले कॉम्बिनेशन के साथ कुछ ज्यादा ही अपस्किलिंग कर ली और वो हम्म। चाहता है कि मैं सब कुछ ही ऑटोमेट कर दूं। ये जो एक है ना जिसके थ्रू जब हम सब कुछ करने चले जाते हैं ना, तो जो होता है ना वो भी नहीं होता ढंग से, अगर हम बात करें तो ये वाला एक मिस्टेक है आज भी 1 to 3 years में, कि मतलब कह सकते हो कि जिससे फिर काउंटर ऑफर वाली बात भी आगे निकल आती है। एक कंपनी का हाँ हाँ। ऑफर पकड़ा और कहीं ना कहीं आई पर्सनली बिलीव कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड ग्रीड। तो ये वाली चीज यहाँ हम्म। पर आ जाती है। तो ये वाली चीज के ऊपर आपका क्या परसेप्शन है कि अगर आपको सब कुछ ही करना है एक ही बारी में, बना देना एकदम बढ़िया तगड़ा पोर्टफोलियो, अच्छी चीज है, पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी भी है, बट कभी कभी क्या होता है कि आप सब कुछ करने के चक्कर में ना अपना बेसिक ही छोड़ देते हो। तो वो एक ऑटोमेशन में बहुत बड़ा चैलेंजेस आता है, जिसमें हमें पता है कि आरओआई आप दे रहे हो, दैट इज प्रीटी गुड, बट कभी कभी आपकी एक इमेज भी ऐसी बन जाती है ना थोड़ा सा कि बाकी सब आपको इस नजर से देखते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में गया है तो सब कुछ गलत है, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये वाली चीज कहीं ना कहीं आपको बैकफायर भी करती है फ्यूचर में। वैल्यूएबल हम्म। रिसोर्स होना अलग चीज है, बट सोसाइटी में तो आप रह ही रहे हो कहीं ना कहीं। तो इसके ऊपर क्या व्यू है? तो मुझे लगता है भाई देखो, सारी चीजें कर पाना, अगर आप कर ले रहे हो, मे बी यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, हम्म, दैट इज फाइन। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि आपको जो है, आई मीन, हम्म, अपने आप को कम समझना चाहिए। आपको जो है, जो देखो हर किसी का भाई लेवल है, हो सकता है उस बंदे ने जो है पहले बहुत सारी चीज़ें सीखी हो, बहुत सारी चीज़ों में मेहनत की हो, बिकॉज ऑफ विच अभी उसको वो उस टाइप की नॉलेज है, या फिर उस टाइप का उसका पर्सपेक्टिव बन चुका है, या फिर वो ऊपर से चीज़ें देख सकता है हम्म, कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हमें पहली चीज़ तो जो है दूसरे से कंपेयर करने की जगह मुझे हमें ये सीखना चाहिए कि हम उससे कैसे क्या चीज़ अपने मतलब का चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, मुझे लगता है ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली कोई ना कोई तुमसे बेटर होगा, कोई ना कोई तुमसे बेकार काम करता ही होगा। तो ओके, मुझे लगता है, और आप हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड में ही पाओगे, कोई आपसे बेटर होगा ही होगा। तो हम्म, इंस्टेड ऑफ कि बहुत ज़्यादा जो है उससे डरने की और ये सब चीज़ें करने की जगह, उससे ये देखो कि क्या सीख सकते हैं। ऑल्दो ये कभी कभी देखो भाई, ये होता है कि टीम में साथ का ही बंदा है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जानता है, तो हम्म, हम एक निगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं कि अरे यार इसको तो सब कुछ आता है, या ऐसा जलन टाइप, या बहुत सारी हाँ, चीजें हाँ, निगेटिव होती हैं, है ना, कि इसको अभी बहुत ही अनड्यू अटेंशन मिलता है, वो सारी चीजें भी होती हम्म, हैं। तो इंस्टेड ऑफ देखो, उसको कुछ तो भाई अलग है, जो तुमसे तुमसे अलग है, जिसकी वजह से वो कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से उसको कुछ मिल रहा है। हम्म, आप ये देखो कि आप आपका जैसा पर्सोना है, आप उस हम्म, पर्सोना के लिए, मतलब अपने आप के लिए उस बंदे से क्या सीख सकते हो। अगर हम्म, सीख सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपने आप पे काम करो सो दैट यू कैन बेटर योर ओन बेटर वर्जन। ओके, तो आप अपने आप पे काम करो, इंस्टेड ऑफ जो है दूसरों से जलने के और मतलब निगेटिव थॉट प्रोसेस डेवलप करने के, आप पॉजिटिव माइंडसेट से काम करो। सब किसी को दोस्त बनाओ, दोस्त हम्म, ना भी बनाओ तो दुश्मन ना बनाओ। तो ओके, वो सारी चीज़ें हैं। आप हमेशा आपका लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए कि किसी के साथ कैसे जो है हम चीज़ें ले सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और आप जैसा बता रहे हो कि जो है एक टॉप लेवल पे अगर बंदा है जिसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम्म, तो यार देखो, अगर दैट पर्सन इज रियली मेकिंग सम, आई वुड से कि
वो कुछ एफर्ट मार के कुछ अलग नया करने की कोशिश कर रहा है, टीम में कुछ ऑप्टिमाइज कर रहा है, हम्म, हमेशा वो बंदे जो है हमेशा देखोगे, जो मैंने अभी पिछले बात में कही, राइट, जी। कि आप कुछ नया कैसे कर सकते हो, वो उसका थॉट प्रोसेस हो सकता है, कि थॉट प्रोसेस हो सकता है कि मैं कैसे ऑप्टिमाइज करूं, मैं कैसे चीजें। तो वो जो बंदा जो इस थॉट प्रोसेस से है कि मैं कैसे ऑप्टिमाइज करूं, कैसे एफर्ट्स कम करूं, कैसे पैसे बचाऊं कंपनी का या खुद का, जो भी जैसे भी है, तो हम्म, आप, दूसरा बंदा है जो उसको देख रहा है, तो हम्म, ये तो डिपेंड करता है कि वो उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो कैसे उस बंदे को देख रहा है। हो सकता है उसका ओके, बंदे का जो है ये थॉट प्रोसेस चल रहा हो कि मैं कैसे चीजें बेटर करूं। तो बिल्कुल। आप उसको जो है पॉजिटिव माइंडसेट से देखोगे तो वो पॉजिटिव सीखोगे, ओके, नेगेटिव माइंडसेट से देखोगे तो नेगेटिव चीजें तो कहीं नहीं लेके जाती, आपको करियर में डाउन ही लेके जाएंगी। मोरल तो खत्म हो जाता है उससे। जाकी रही भावना जैसी, वो वाला बात है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। तो आप जिस माइंडसेट के साथ काम करोगे, आपको भी फल भी वैसे ही मिलेंगे। बिल्कुल। तो हम्म, ये सारी चीजें हैं। और हमेशा जो है एक अच्छा इंसान, अच्छा जो आपके आपसे बेटर कर रहा है, उससे इंस्पायर होना चाहिए, मोटिवेट हो के आपको भी बेटर वर्जन बनने की कोशिश करना चाहिए, मुझे ये लगता है। नोटेड। ये सब चीजें तो हमने अभी तक देख ली कि किस तरीके से अपस्किल हो सकता है, किस तरीके से सामने वाले से चिढ़ना नहीं है। ये बहुत मतलब जनरली हम टेक पॉडकास्ट में करते हैं, बट ये वाला एक ना कहीं टेक में एक वन ऑफ द स्किल है कि हम्म। जो आपके पास होनी चाहिए, कि मतलब एक एक नेचर आपका बन जाना चाहिए, वो उसके ऊपर हम बात करें। मैं थोड़ा सा रिवर्स करना चाहता हूँ पूरे पॉडकास्ट में, थोड़ा सा सीरीज को। जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हो ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए 1 to 3 years के एक्सपीरियंस में, आप क्या जज करते हो, क्या उन चीजों में स्किल देखते हो, ये आना चाहिए वो आना चाहिए, मतलब क्या आपकी चेकलिस्ट में जानना चाहता हूँ, देन मैं आगे प्रोसीड करना चाहता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, मैंने जैसे पहले बताया कि एक जॉब रिक्वायरमेंट तो होती है, जॉब रिक्वायरमेंट होती है। मेरे को पता है कि मेरी टीम में अगर कोई बंदा आने वाला है तो उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या हार्ड स्किल्स होनी चाहिए। हम्म, हार्ड स्किल्स जो है वो बहुत ही जरूरी है टू डू द वर्क। हम्म, बट अब वो वर्क को करेगा कैसे, हम्म, हमें कितना जो है वो उस बंदे का जो है सॉफ्ट स्किल्स उसी जगह पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, वो क्या कैसा है कि हार्ड स्किल्स डेफिनेटली वी टेस्ट। तो उसमें क्या है कि जो भी जो है टूल्स हो गए, टेक्नोलॉजीज हो गए, जो भी हम्म, हमें जॉब करने के लिए हम्म, रिक्वायर्ड है, वो सारी हम टेस्ट करते ही हैं कि टेक्निकल अच्छा है कि नहीं, ये सारी चीजें। साथ के साथ आई ऑल्सो टेस्ट कि जो है उस बंदे में स्पार्क हो, ओके, बातचीत करने में वो अच्छा हो, बातचीत करने में कि जो है प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए किसी चीज को सॉल्व करने की। वो हंगर होना चाहिए कि जो है वो बंदा जो है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने के बारे में सोच रहा है। आई हम्म, डेफिनेटली कैन लेट हिम गो कि ठीक है, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो दैट इज फाइन, बट एटलीस्ट यू आर एबल टू गिव द जस्टिफिकेशन व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो हम्म, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक प्रोएक्टिवनेस होना चाहिए। जो भी आप रिज्यूमे पे जो भी आपने लिखा है, प्रो लाइक प्रोएक्टिवनेस, लोग बहुत सारी चीजें जो है सॉफ्ट स्किल्स में भी लिख देते हैं कि मैंने ये चीज सीखी, वो चीज सीखी। आई जस्ट आस्क कि क्या चीज सीखी, इसमें कैसे सीखा, क्यों सीखा, क्या हम्म, पर्पस था, उसका जो है क्या इम्पैक्ट आया। तो मैं जनरली जो है हार्ड स्किल्स जो है वो चेक करता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि जो है आपने जो भी रिज्यूमे में लिखा है वो जस्ट ऐसे ही नहीं लिख दिया है कि फॉर द सेक ऑफ कि अच्छा लगेगा, दिखेगा, फैंसी दिखेगा। तो हम्म, वो चीजें मैं जस्ट एक डबल चेक करता हूँ। उससे जो है बंदों की क्या पता चलता है कि जो है आप कितना ट्रू हो टू योर ओन सेल्फ। तो हम्म, आप अपने लिए कितना ट्रू फील करते हो और आप उतना ही दिखाते हो। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि मैं जो देखता हूँ वो स्पार्क है, कि हम्म, बंदा जो है थॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि नहीं, हम्म, आप आगे बढ़ के काम करने की इच्छा रखते हो कि नहीं, एटलीस्ट। हम्म, ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है, बट हाउ डू यू अप्रोच टू गेन सम नॉलेज, हम्म, वो आप में है कि नहीं। हमेशा आप जब नई कंपनी में जाते हो तो वहां पे बहुत सारी चीजें नई ही होती हैं, ओके, और वहीं पे उसी जगह पे आता आता है आपका लर्निंग माइंडसेट। तो हम्म, आप अगर लर्निंग माइंडसेट वाला आपका दिमाग है कि, हम्म, और साथ के साथ प्रोएक्टिवनेस, ऐसा नहीं कि लर्न करने में ही 6 महीने लगा दिया, भाई कुछ आता ही नहीं, अभी भी सीख रहा है। ओके, तो वो सारी चीजें जो है आपको समझनी चाहिए, और वही चीजें मैं भी चेक करता हूँ कि हाँ वो सारी चीजें होनी चाहिए। एक बेसिक जो एक हम्म, पर्सन की जो
एज ए ह्यूमन बिहेवियर जिसे कह सकते हैं, जो हम्म। एक ह्यूमन बिहेवियर है, अच्छा मतलब बातचीत करने में अच्छा होना चाहिए, एक गुड ह्यूमन बीइंग भी होना चाहिए वो। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मेरे को उसके साथ काम करना है तो मैं मतलब मैं भी अच्छा फील करूं, या फिर टीम में भी वो अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेके आए, जी। राइट। तो वो सारी चीज़ें मैं डेफिनेटली वो मैं देखता हूँ कि हाँ, वो बंदे में एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो हो ही। ओके। क्योंकि एक लर्निंग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। हम बाद में भी बंदे को जो है ये चीज़ें सिखा सकते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना कि जो है उस बंदे का एटीट्यूड एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ काम कर सके, कुछ आगे कर सके। उसको टेक्निकल स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, बट हाउ टू लर्न ये नहीं सिखाया जा सकता। सीखने की वो चाह बचपन में ही बहुत सीखनी होती इम्पोर्टेंट, है। सीखने की चाह बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि जिस एग्जैक्टली। लिए वो कर सकता है। और अप्रोच तो काम करते समय या चार लोगों से जब वो पर्सन बात करेगा तो वहां आ जाएगी। बट हम्म। कभी कभी क्या होता है कि हमें बात करनी आ गई है, समझाना आ गया है, बट फिर भी हम लैक हो गए हैं या हमने डिले करा है। चीजें डिले तब होती हैं जब वो चीजों को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करा होता। जब हम अपनी बीसीए, बीटेक, एमसीए, बीएससी में जब हमने पहली बार एल्गोरिथम पढ़ा था, तो हमारे को हमारे फैकल्टीज ने यही कहा था कि चाय कैसे बनाते हो। पैन हम्म। लेते हैं, गैस जलाते हैं, पानी डालते हैं, मिल्क, चाय पत्ती करा घोल के बना के गर्म करके पेश कर दी। यही एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था। लेकिन आज के टाइम पे वो प्रोसेसेस अब भूल गए हैं। अब हम्म। टीम आ गए हैं, सब कुछ हो गया, आपके सामने ही सब कुछ है। तो यानी कि अपस्किल हुई है चीजें। बट अगर हम बात करें ऑटोमेशन के बेसिक स्टेप्स, जो एज पर योर एक्सपीरियंस लोग 1 to 3 years के पर्सन आज भी मिस कर रहे हैं, वो क्या है? क्योंकि स्टेप्स तो कांस्टेंट रहने वाले हैं, वो चेंज नहीं होने वाले। स्टेप्स पे पकड़ किस लेवल पे आपकी होगी वो जरूर मैटर करेगी कि किस तरीके से बंदा आपका वो कितना डेडिकेटेड है। तो कौन से बेबी स्टेप्स वो एक ऑटोमेशन इंजीनियर 1 to 3 years वाला मिस कर रहा है आपके अकॉर्डिंग? मुझे लगता है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना कि आप टेस्टिंग का बेसिक पर्पस क्या है, वो हम्म। चीज़ मुझे लगता है कहीं न कहीं मिस होती है। और टू बी वेरी फ्रैंक मेरे साथ भी शायद ऐसा हुआ था जब मैं भी लाइक उस फ़ेज़ में था। हम्म। लाइक आपके पास इतनी सारी चीज़ें रहती हैं ऑटोमेशन में सीखने के लिए, ये टूल, वो टूल, मतलब टेस्ट केसेस लिख दिया, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि और ये सारी चीज़ें करने में भी जो है बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो कहीं न कहीं जो है हम पर्पज़ ऑफ टेस्टिंग इटसेल्फ वी यूज्ड टू मिस। मुझे लगता है वो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कोई टेस्ट ऑटोमेशन के लिए देखा जाए तो कोई एक टेस्ट अगर फेल हो रहा है, तो वो फेल क्यों हो रहा है? कहाँ पे फेल हो रहा है? क्या फंक्शनैलिटी मिसिंग हो रही है? आजकल क्या है कि मैं बताऊँ एक प्रॉब्लम ये आती है जनरली कि हम अपने टेस्ट केसेस को पास कराने के चक्कर में इतना ज़्यादा जो है हम एफर्ट डालते हैं कि हमारा सब हरा-हरा ही दिखना चाहिए, ग्रीन सारे टेस्ट पास होते हुए ही दिखने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो फेल होते हैं तो हम उस फेल्योर को टेस्ट ना करके कि क्यों फेल हुआ वो? हम्म। फेल 2 रीज़न से हो सकता है, एक अच्छा रीज़न, एक बुरा रीज़न। बुरा रीज़न बिल्कुल। ये हो सकता है कि जिस रीज़न के लिए वो टेस्ट बना है, वो हम्म। टेस्ट उस रीज़न के लिए नहीं फेल हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एनवायरनमेंट का कुछ इश्यू आ गया, फॉर हम्म। रीज़न कि ऑटोमेशन टेस्ट ही अच्छा नहीं लिखा गया। उसकी ओके। वजह से वो फेल हो रहा है, बार-बार फ्लेकी है, बार-बार फेल होता है, पास होता है, ऐसा हो रहा है। तो हम्म। वो सब बुरे रीज़न हैं। हम्म। हमने टेस्ट केसेस इस रीज़न के लिए नहीं लिखे। हमने हम्म। टेस्ट केसेस किस रीज़न के लिए लिखे हैं? ताकि हमारा टेस्ट जो है जब भी फेल हो, हम्म। मुझे ये बताए कि हाँ, यहाँ पे ये इश्यू था तभी इसी वजह से फेल हुआ। यहाँ पे ओके। ये एप्लीकेशन में ये चीज़ प्रॉब्लम थी हम्म। इसीलिए फेल हुआ। तो ओके। हमारा टेस्ट मेरे टेस्ट की जो है ये ख़ासियत होनी चाहिए कि वो तभी फेल हो जब हमारे एप्लीकेशन में इश्यू हो। ओके। लेकिन हम क्या करते हैं क्योंकि बहुत सारा टेस्ट प्रॉब्लम्स इतनी सारी होती हैं बहुत सारे रीज़न्स की वजह से टेस्ट ऐसे ही फेल होते हैं। तो हमारा माइंडसेट ऐसा ट्यून हो जाता है धीरे-धीरे कि अच्छा ये टेस्ट फेल हो रहा होगा, ओके एनवायरनमेंट का इश्यू होगा, ओके हम्म। ये इश्यू होगा, ओके टेस्ट फ्लेकी होगा बिकॉज़ ऑफ व्हिच इट इज़ फेलिंग। तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं हम मिस कर देते हैं और बिकॉज़ ऑफ दैट समटाइम जो है हम एप्लीकेशन का भी इश्यू जो है मिस कर देते हैं। तो ओके। हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी आपको ज़रूर से ज़रूर पता हो। हम ऑटोमेशन के चक्कर में एप्लीकेशन को छोड़ ही देते हैं ओके। और वो सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे लगता है होती है। और दूसरी मिस्टेक जो जो मैंने बोला कि हमारा माइंड इस टाइप से ट्यून हो जाता है कि हमें हर जगह हरियाली ही दिखती है और दिखनी चाहिए। हमारा टेस्ट हमेशा हरा ही दिखना चाहिए, लाल जो है मुझे पसंद नहीं है और ओके। मैं देखना भी नहीं चाहता। लेकिन हमारा एज़ अ टेस्टर जो है वो ब्रेड एंड बटर वो लाल रंग ही है।
हम्म। हम जितने वो लाल रंग वालों को जो है पकड़ेंगे, वही हमारा ब्रेड एंड बटर है। मोती तो रख। हम मुझे लगता है कि जो है वो सारी चीज़ें जो है हमें मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, और दीज़ आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनी पर्टिकुलर टेस्टर्स, स्किल्स कह लो और प्रोसेसेस कह लो। ओके। अमित, इसी में थोड़ा सा एक आगे बढ़ते हैं। बेसिकली क्या है, अभी अपने टूल्स के ऊपर बताया कि टूल आ रहा है या जा रहा है, सब कुछ मतलब टूल आ और जा दोनों रहा है, इसमें कुछ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि फंडिंग आई तो करेक्ट, हर जगह मार्केटिंग है, फंडिंग गई तो टूल गायब हो रहा है। अब हम जितना मर्जी ओपन सोर्स के नाम पे चीजों को सेल कर लें, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? मैटर तो यही करेगा इतनी। दूसरा, एग्जैक्टली, के टाइम पे 1 से 3 इयर्स, 1 से 3 इयर्स के एक्सपीरियंस में ज्यादा बेस को छोड़ के थोड़ा थोड़ा बेस पक्का कर लिया। थोड़ा थोड़ा बेस कभी पक्का होता ही नहीं है। बेस का मतलब कंटिन्यूस लर्निंग है और अपस्किलिंग है। यहीं से मेरा क्वेश्चन है कि वो कभी कभी टूल की दौड़ में चले जाते हैं और कभी कभी क्विक सॉल्यूशंस की तरफ चले जाते हैं ऑटोमेशन में। वो एक सबसे बड़ा, इस पूरे पॉडकास्ट का मुझे लगता है कि वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है। उससे कैसे बचा जाए, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ पूरा। क्विक सॉल्यूशंस लाइक अभी देखो भाई, क्विक सॉल्यूशंस हमेशा जो है ट्रैप में भी हो सकते हैं। तो आप क्विक सॉल्यूशंस के लिए अगर भागोगे तो इट्स फाइन, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस सॉल्यूशन में मेरिट कितना है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं। एंड शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की जगह जो है आपको ये भी देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। लॉन्ग हम्म। टर्म, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने में देख के और चला करके बंद कर दिया, हम्म। वो तो हमारा जो है पर्पस रहता नहीं है। हम्म। तो हमें, अगर हम किसी चीज़ को भी अगर जो है कंपनी में या फिर यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही हम प्लान करते हैं कि जो है 5 साल एटलीस्ट जो है हम इसे तो चलाएंगे ही, या फिर हम एंड डेट तो सोचते ही नहीं है कि बिल्कुल। अगर ये हमारी सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो हम्म। हम इसी पे ही शिफ्ट करने करेंगे अनलेस एंड अंटिल इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अस। ओके। तो क्विक सॉल्यूशंस हमेशा जो है वो मतलब हमें डेफिनेटली बेटर सॉल्यूशंस के लिए हम्म। कैसे हम प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकें। प्रोसेसेस में हमारे टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज़ भी आती हैं कि हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को कैसे चेक करें, चेक एंड बैलेंस करें, अपने टूल्स को कैसे जो है उसको अच्छा करें, सो दैट इट कैन गिव बेटर रिजल्ट्स। हमें फ्लेकी टेस्ट अगर आ रहे हैं, लाइक बार-बार फेल हो रहा है, पास हो रहा है, हमारा मोस्ट ऑफ द एफर्ट जो है उसी में जा रहा है कि हम देख रहे हैं, बार-बार रीरन कर रहे हैं, हमारा जो है फेल हो रहा है, तो हम बार-बार उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि जो है हमें देखना चाहिए कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज़ थिंग, और वहाँ पे क्विक सॉल्यूशंस और उस टाइप के टूल्स की बहुत ही हम्म। ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें हम्म। और जो एटलीस्ट स्टेबल हों। ओके। तो मुझे लगता है हमेशा जो है बेटर की हमेशा तलाश में रहना चाहिए। जो ओके। भी हमें अच्छा लगे, अच्छा हो, जो करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो, हमें हम्म। डेफ़िनेटली उसको इनकॉर्पोरेट करने के बारे में सोचते रहना चाहिए। ओके। सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसमें बहुत सिंपली एक रोड मैप जानना चाहता हूँ। बेबी स्टेप्स। ऑटोमेशन इंजीनियर 1 to 3 इयर्स को एकदम, मैं ये नहीं कहूंगा कि जीरो से हीरो बनना है। स्टेबिलिटी कैसे लेके आएगा, पेशेंस कैसे लेके आएगा, जल्दबाजी ना करे और एक राह सही से पकड़ ले, मेहनत तो वो करता रहेगा एक ऑटोमेशन इंजीनियर। 1 to 3 इयर्स के लिए क्या आपका एक, आप कह सकते हो कि एज पर योर एक्सपीरियंस आपकी क्या सजेशंस रहेंगे उन पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए? तो देखो भाई, अगर आप 1 से 3 साल में हो, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो जो ज़रूरत है वो आपको समझना चाहिए कि प्रोसेस हम्म। प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखो, बड़े-बड़े बिज़नेसेस या फिर जो भी कंपनीज़ काम कर रही हैं, उनका एक प्रोसेस है। हम्म। हर किसी का एक प्रोसेस है। विदाउट प्रोसेस आप एफिशिएंटली काम ही नहीं कर सकते हैं। हम्म। और एज़ अ टेस्टर, एज़ अ ऑटोमेशन टेस्टर, या फिर जो है आप जो भी एक एम्प्लॉयी की तरह काम कर रहे हो, हम्म। आप एक उस बड़े से प्रोसेस का एक हिस्सा हो, एक छोटा-सा हिस्सा हो, तो आपको हमेशा जो है वो काम, आपको अपनी अहमियत पता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और कहाँ पे आपका रोल फिट हो रहा है और आपके रोल की अहमियत क्या है। जी। वो चीज़ जब आप समझते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, आपको क्या सौंपा गया है, और वो काम आप अच्छे से करने के लिए कोशिश करते हो, एटलीस्ट यू स्ट्राइव फॉर डू बेटर थिंग्स। तो वो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। हम्म। सेकंड थिंग, अगर पर्सनल की बात की जाए कि अगर आपने जो है अभी थोड़ा-थोड़ा जो है चीज़ें सीख लिया है और हम्म। समझ रहे हो कि हाँ, क्या चीज़ कैसे काम कर रहा है, एप्लीकेशन के बारे में सीखो। भाई, लोग जो है ये मिस आउट कर देते हैं कि एप्लीकेशन
क्यों है ये एप्लीकेशन, हम क्यों काम क्यों कर रहे हैं वो एप्लीकेशन पे, वो एप्लीकेशन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जी। प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन है। तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का बिजनेस समझो। अल्टीमेटली कोई भी कंपनी जो है ऐसे ही नहीं बैठी है, वो कोई चीज डेवलप कर रही है तो वो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ओके। वो एप्लीकेशन का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है, वो चीजें जानने के बारे में सोचो। और हमेशा मैं बताऊं तो एक ये कोशिश करनी चाहिए, एक पर्सनल लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि हमेशा नई चीज़ें हमेशा ढूँढते रहो, देखते रहो, सीखते रहो। और जो भी अपना डर है भाई, डर को जीतना बहुत ज़रूरी है। एक कहावत है कि जो है एक किसी मूवी में विल स्मिथ को कहते हुए मैंने ये सुना था कि भगवान ने जो बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं, वो डर के उस पार रखी हैं। तो बिल्कुल। आप जो डर का पर्दा है ना, हम्म। उसको क्रॉस करते हो तभी जो है उस पार जा पाते हो। हम्म। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको डर जो है वो हमेशा आपको ये देखना है कि आप अगर 1 साल आगे बढ़े हो अपने लाइफ में, तो वो डर का जो पर्दा है वो आपके लिए कितना कम हुआ है। ओके। वो कम हुआ है कि नहीं? आप सेम पोज़ीशन पे ही तो नहीं हो। आपको लर्निंग हमेशा जारी रखनी है और अपना जो भी बोलने का, स्पीकिंग का, प्रेज़ेंटेशन का, सेल्स का, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जो है आप, क्योंकि अभी आपने 1 से 3 साल पे हो आप, शुरू किया है ऑलमोस्ट कह सकते हैं। अभी लॉन्ग वे टू गो है। वो सारी स्किल्स आप जल्दी से जल्दी या फिर अर्ली स्टेजेस में अगर आप उसको कॉन्शियसली शुरू कर दोगे काम करना, तो by the time 5-6 years you will be a good person in terms of selling the skills, because हम ओके। अपना स्किल ही सेल करके आगे बढ़ रहे हैं। आप जितने अच्छा जो है स्किल्स गेन कर पाओगे और दिखा पाओगे लोगों को, वही जो है आपको आगे लेके जाने वाली है। तो ओके। अल्टीमेटली जो है बोलने की कला, सेलिंग की कला, ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है और अपने डर पे काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके। So I would give this advice to all your audience. So best of luck for them. ट्रू। तो मैं पॉडकास्ट का एक समराइज कर देता हूँ कि आज हमने किन किन चीज़ों पे बात की है। हमने ऑटोमेशन चैलेंजेस कौन कौन से आ रहे हैं उनके ऊपर बात किया, ओवरकम कैसे करना है वो बात किया, कंपैरिजन फैक्टर के ऊपर बात किया, अपस्किलिंग के ऊपर बात किया, किस तरीके से रूट कॉज एनालिसिस भी रोल प्ले करेगा, जो हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर से बात किया, करेक्ट रोड मैप क्या है, और उसके अलावा ये भी बात किया कि सब कुछ करने के चक्कर में बेसिक मत छोड़ देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट रोड मैप क्या होने वाला है, और जो डर है कोडिंग का या ऑटोमेट करने का उसको कैसे निकालना है। टूल के पीछे भागो, पहले एक्सपर्टीज, पहले अपने बेस कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, देन ऑटोमेशन पे फोकस करो। फ्यूचर वही है और अभी भी वही चल रहा है। एआई आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो किस तरीके से आपको असिस्ट कर रहे हैं इन टेस्टिंग, इसके ऊपर ध्यान दो। एंड थैंक यू सो मच अमित फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। Thank you.